नमस्कार, मैं राकेश कुमार। जीएसएन जीके वर्ल्ड के समसामयिकी के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। हम आज करंट अफेयर्स के वैसे टॉपिक्स को देखेंगे जिसमें सीधा सवाल होगा और जिसको हम समझ करके एक अंडरस्टैंडिंग भी बना सकते हैं, ताकि मेंस की जो परीक्षाएं होंगी उसमें भी जो सवाल आएंगे उसके भी एस्पेक्ट्स को हम कवर करेंगे। तो आज हम सबसे पहले जो पहला टॉपिक लेते हैं वह है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसको NEP के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में तमाम चर्चाएं हो चुकी हैं और आपको बहुत सारी जानकारियां हो भी चुकी होंगी, क्योंकि जिस समय यह इंट्रोड्यूस हुआ था उस समय तमाम तरह के एस्पेक्ट्स पे चर्चा हुई थी। लेकिन परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो जानने की बात है कि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 29 जुलाई 2020 को बिहार जैसे एग्जामिनेशन, BPSC, SI वगैरह एग्जामिनेशन में सीधा डेट भी पूछा जा सकता है। इसी दिन 29 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार द्वारा इस नीति को मंजूरी दी गई। अब इसमें क्या है, यह एक भारत सरकार का एजुकेशन के रिगार्डिंग विजन डॉक्यूमेंट्स है। यह विजन डॉक्यूमेंट्स का मतलब हुआ कि शिक्षा के स्वरूप और पैटर्न क्या होगा भविष्य में, हम उसकी बात जो भारत सरकार कर रही है अपने डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से। सबसे पहले आपको बता दें कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी वह पहली आई थी 1968 में। दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में आई। अगर इसमें हम 20 ऐड कर देते हैं तभी यह ईयर याद हो जाएगा, या फिर इन दोनों में एक्सचेंज कर दें, 6 को 86 कर दें तो सेकेंड जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है हम उसके बारे में जानकारी, हमें ईयर्स की जानकारी हो जाएगी। इसमें एक मॉडिफिकेशन भी हुआ था सेकेंड वाले में, वह हुआ था 1992 में, तो आपको इसको जानना है। इस जो सेकेंड वाले एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से भारत में एजुकेशन का जो पैटर्न था वह 10+2 था, यानी 1 से लेकर के 10वीं कक्षा तक और फिर 11th और 12th, इसी को 10+2 एजुकेशन पैटर्न के नाम से जाना जाता था। इस बार जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है उसमें 3 साल से लेकर के 18 साल तक के आयु वर्ग के बच्चों के लिए जो है करिकुलम तय किया गया है। वह करिकुलम का पैटर्न होगा 5+3+3+4। यहाँ पर क्या था, पीछे वाले में जो सेकेंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी था उसमें 10+2 का था, यानी 1 to 10 क्लास, और इसके बाद 11th और 12th। यहाँ पर 5+3+3+4 का पैटर्न है, जिसको डिवाइड करके कई चरण में बांटे गए हैं। जो पहला 5 साल है बच्चों का वह जो है फाउंडेशन ईयर्स के नाम से जाना गया है। इसमें बच्चे को उम्र के जैसे ही दूसरा पार करके तीसरा में एंट्री मारेगा तो उसे आंगनबाड़ी में एंट्री करानी है, यानी पोषण के साथ एजुकेशन की बात हो रही है। यह जो है 5+3+3+4, इसको जो है पहला फाउंडेशन ईयर्स के नाम से जाना गया। और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि पहला जैसे ही वह 2 साल पूरा कर लेता तो तीसरे साल में आंगनबाड़ी में डाल दिया जाएगा, और शुरू का जो 1 से 2 क्लास, इसके बाद आंगनबाड़ी के बाद जो है वह पहला और दूसरा क्लास बाल बाटिका यानी प्री स्कूलिंग की व्यवस्था उसकी होगी, जो कि उम्र के 6ठे साल में वह पहला क्लास में जाएगा और 7वें साल में वह जो है सेकेंड क्लास में जाएगा। इससे पहले जो है वह आंगनबाड़ी या प्री स्कूल जो है, इसको बाल बाटिका के नाम से भी जाना जाता है, उसमें वह अध्ययन करेगा। जैसे ही यह जो प्रारंभिक चरण शुरू होगा अगला 3 साल, इसमें 3 से लेकर के 5 तक की जो कक्षा के, यानी 3rd क्लास से लेकर के 5th क्लास तक की कक्षा की पढ़ाई यहाँ पर होगी, क्लास की पढ़ाई होगी। यानी बच्चे उम्र के 8 से 11 में जो आयु वर्ग होगा, 8 से 11 वर्ष के बीच में जो है प्रारंभिक चरण में पढ़ाई करेंगे प्राइमरी लेवल में। इसमें जो पढ़ाई का माध्यम होगा यहाँ से लेकर के, यानी फाउंडेशन ईयर्स और प्रारंभिक जो प्राइमरी ईयर्स है उसमें लैंग्वेज ऑफ एजुकेशन होगा, वह घरेलू भाषा में एजुकेशन दिया जाएगा, स्थानीय भाषा उसको कह लीजिए, या मातृभाषा में दिया जाएगा, क्षेत्रीय भाषा में दिया जाएगा। और गवर्नमेंट, चाहे वह स्कूल गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, सब में पढ़ाई का जो लैंग्वेज होगा, जो टीचिंग लैंग्वेजेज होंगे वह लोकल होगा, रीजनल होगा और मातृभाषा वाली होगी। प्रयास तो यहाँ तक करना है कि यह जो है 11 से 14 यानी मध्य चरण की जो पढ़ाई होगी, जिसमें
क्लास 6 से लेकर के 8 तक की पढ़ाई होगी, जो कि 11 साल से 14 साल के उम्र के बच्चे जिसमें रहेंगे, वहाँ भी घरेलू स्थानीय भाषा, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा दी जाए। इसके बाद जो सेकेंडरी ईयर्स होंगे यानी माध्यमिक वर्ष जिसको कहा गया, जिसमें 9th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक की पढ़ाई होगी, जिसमें बच्चे 14 से लेकर के 18 साल तक के उम्र की पढ़ाई वहाँ करेंगे। यहाँ पर बहुत चर्चाएं पहले भी हो चुकी हैं, हम उस पर बहुत फोकस करने आपको नहीं कह रहे हैं यहाँ अपने वीडियो में। हम आपको यहाँ जो जानकारी देने जा रहे हैं कि इस पूरे एजुकेशन पॉलिसी में जो 2020 का NEP है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें आपको जानकारी दे दें कि जो फाउंडेशन ईयर्स है उसमें अर्ली चाइल्डहुड चिल्ड्रन एजुकेशन ECCE, अर्ली चाइल्डहुड चिल्ड्रन एजुकेशन को शामिल किया गया है, यानी पोषण के साथ एजुकेशन आंगनबाड़ी में। इसके बाद बाल बाटिका यानी प्री स्कूल्स की संकल्पना फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट स्कूल्स में भी लाई गई। प्राइवेट स्कूल्स में तो ऐसे पीछे कई सालों से चल रहे थे। इसके अलावा यहाँ पर जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जानने की जरूरत है, इस विजन डॉक्यूमेंट्स में यह स्पष्ट बताया गया है कि 2030 तक 2030 तक प्री स्कूल से लेकर के जो माध्यमिक स्कूल हैं उसमें 100% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, सकल दाखिला अनुपात, इसको क्या कहा जाता है? सकल दाखिला अनुपात। इसको सरल शब्दों में समझें। सरल शब्द में समझने का मतलब है कि यहाँ पर जो 2030 तक प्राइमरी स्कूल तक के, प्राइमरी प्री स्कूल से लेकर के जो सेकेंडरी स्कूल्स हैं उसमें 100% नामांकन, यानी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उस एज ग्रुप के, उनके सभी कक्षाओं में 100% नामांकन को सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो टारगेट ईयर क्या है उसका? 2030 तक है। इसके बाद जो हायर एजुकेशन हैं उसमें ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, सकल दाखिला अनुपात को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया 50%। कब? 2035 तक। तो ये दोनों चीज हमारे लिए मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, इसको देखना होगा। नाम से एक असेसमेंट की व्यवस्था की गई है। परख का फुल फॉर्म हुआ P फॉर परफॉर्मेंस, A फॉर असेसमेंट, R फॉर रिव्यू, A फॉर एनालिसिस, K फॉर नॉलेज एंड H फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। यानी परफॉर्मेंस, असेसमेंट, रिव्यू, एनालिसिस, नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जो है परख यह संस्थाओं के मूल्यांकन का कार्य करेगा। जो भी संस्थाएं होंगी उसके मूल्यांकन का कार्य होगा। इसके अलावा यहाँ पर एक टर्म है GIF, जेंडर इंक्लूजन फंड, लिंग समावेशी निधि। इसमें गर्ल्स एजुकेशन में गर्ल्स की भागीदारी को बढ़ाने के लिए, बच्चियों की, लड़कियों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए, और ट्रांसजेंडर की जो है भागीदारी को बढ़ाने के लिए एक स्पेशल फंड की व्यवस्था की, जिसे जेंडर इंक्लूजन फंड के नाम से, GIF के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा NRF, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन नाम की एक संस्था बनी है, जो कि हायर एजुकेशन में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए यह जो है फंड से लेकर के टेक्निकल असिस्टेंट तक की बात करेगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में MPhil को हटा दिया गया है। अब सब पॉइंट व्यू से आप थोड़ा सा चीज़ों को देखें कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो अनुसंधान और नवाचारी निवेश है उस पे भारत में उसके पूरे GDP का मात्र 0.69% खर्च होता है, जबकि US में यह उसके पूरे GDP का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पूरे GDP का यह 2.8% खर्च होता है, जबकि इजराइल में यह 4.3% खर्च किया जाता है। यानी इजराइल की पूरी अर्थव्यवस्था में जो टोटल GDP है उसका 4.3% अनुसंधान और नवाचारी निवेश, जिसको इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट कहते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी आप कह सकते हैं, उस पर खर्च होता है। यानी इनके मुकाबले में भारत में काफ़ी कम व्यय होता है। इसीलिए यहाँ रिसर्च का जो क्षेत्र है वह अनटच्ड पहलू है, जिसमें भारत की भागीदारी को, यहाँ छात्रों की भागीदारी को बढ़ाने की जरूरत है।